हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट को लेकर के, पीजीटी को लेकर के, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का टॉपिक है, लोकतंत्र का टॉपिक है। तो डेमोक्रेसी को पढ़ने से पहले हमें देखना है कि डेमोक्रेसी में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है, जो वर्ड से कहाँ से निकला हुआ है। तो ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, ठीक है। और इसमें दो शब्द बने हैं, एक डेमोस है, दूसरा क्रेसिया है। तो इसमें ये बताया गया है कि डेमोस का क्या मतलब होता है। डेमोस का मतलब होता है कि लोग, ठीक है, जनता। डेमोस का मतलब है कि जनता। और क्रेसिया का मतलब होता है शासन से, गवर्निंग से, ठीक है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बात तुम्हें जानना है डेमोक्रेसी क्या है। ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसमें डेमोस और क्रेसिया दो वर्ड्स हैं। डेमोस का मतलब क्या है, लोग या जनता। क्रेसिया का अर्थ है शासन, ठीक है। क्रेसिया का मतलब शासन से। तो इसका हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो मतलब है, जो आशय है, इसका जो मीनिंग है, वो जनता के शासन से, पीपल्स रूल, ठीक है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। अब एक क्वेश्चन और बन के तैयार हुआ कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में शासन करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। पहला स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि लोकतंत्र में जनता चाहे तो उसका उस शासन की शक्ति का प्रयोग चाहे वह स्वयं करे या प्रत्यक्ष तरीके से करे, चाहे तो वह अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष का मतलब चाहे वो डायरेक्ट जो है रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करे, चाहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दे वो, ठीक है, उसके माध्यम से वो शासन कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो है अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। दूसरा, उस अंतिम शक्ति का प्रयोग चाहे तो वह स्वयं करे जनता, या फिर इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो शासन करे, ठीक है। तो ये आपका दो क्वेश्चन बन के यहाँ से तैयार हो रहा है। तो जब तक आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप बस रटते रहेंगे, जनता का शासन, इसका शासन, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलने वाला है आपको। अब देखिए, लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना गया है, ठीक है। क्योंकि आज देखेंगे, आज के टाइम पे, आज ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रूप है, सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म है ये, ठीक है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित करते हुए स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है। कहने का मतलब है कि 2005 में जो यूएनओ की महासभा है, ठीक है, जो यूएनओ की महासभा है हमारी, यूएनओ की महासभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यह बताया कि लोकतंत्र क्या है, एक सार्वभौमिक मूल्य है। सार्वभौमिक का मतलब है एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है, एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसमें क्या क्या होते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स। तो ये सब एक लोकतंत्र के लक्षण होते हैं। एक लोकतंत्र में यह पाया जाना बेहद जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें लोग डेमोक्रेसी में नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी वह नहीं है, बल्कि कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, इसमें लोकप्रिय प्रभुता में विश्वास किया जाता है। पहली बात तो लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जनता की संप्रभुता, यानी इसमें क्या होती है, इसमें जनता सर्वोच्च होती है, ठीक है। जनता के पास ही सभी शक्तियां होती हैं, जनता सर्वोच्च होती है, जनता सर्वोच्च होती है। दूसरा, इसमें राजनीतिक व नागरिक समानता पाई जाती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता पाई जाती है, पॉलिटिकल लिबर्टी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि आपको चुनाव में या इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार हो, आपको मतदान करने का अधिकार हो, ठीक है, आपको स्पीच देने का अधिकार हो। तो ये सारी क्या है, ये सब आपको पॉलिटिकल लिबर्टी के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का एक और फीचर है बेहतरीन कि इसमें समय समय पर, ठीक है, टाइम टाइम से क्या होते हैं, 5 वर्ष में, इंडिया में तो 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है।
और किसी देश में 6 वर्ष में होता है, किसी में 8 वर्ष में होता है। तो इस तरीके से अलग अलग रूल्स हैं। इसमें क्या होता है कि वयस्क मताधिकार होता है, यानी वयस्क मताधिकार का मतलब है कि इंडिया में जो 18 ईयर्स के ऊपर जो हो गए या 18 साल की जिनकी एज हो गई है वो चुनाव में क्या कर सकते हैं, अपना वोटिंग कर सकते हैं। तो ये एज को लेकर के अलग अलग देशों में भी अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डेमोक्रेसी में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, एक उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार का मतलब यह है कि जो सरकार होगी हमारी, ठीक है, जो सरकार है वो जनता के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। वो सरकार मनमाने तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकती, वो जनता के हित में ही काम करेगी, जनता के अगेंस्ट में कोई भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायी सरकार के बाद है सीमित एवं संवैधानिक शासन। सीमित शासन का मतलब होता है कि जो सरकार है हमारी, ठीक है, सरकार जो है वो संविधान के अनुसार ही शासन चलाएगी, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलाएगी। देखिए कभी कभी होता क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलाना सीमित सरकार नहीं कहलाता, ठीक है, सीमित सरकार नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए या उत्तरी कोरिया को देख लीजिए, ठीक है, तो वहां भी तो संविधान है, ठीक है, वहां भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो तानाशाही सरकार चला रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि संविधान के अनुसार शासन चलाना लोकतंत्र हो जाएगा, नहीं, ठीक है। संवैधानिक सरकार का मतलब है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, ठीक है, और जो संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करे और सरकार निरंकुश न होने पाए, ठीक है। फिर अगला है निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो है वो फ्री जो है न्यायपालिका होनी चाहिए हमारी, ठीक है, निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, जुडिशरी हमारी जो है वो फ्री होनी चाहिए, और यहाँ पे रूल्स ऑफ विधि का शासन है, ठीक है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे कानून का शासन होना चाहिए, ठीक है। कानून का शासन होगा तो इससे फायदा क्या होगा, विधि के शासन के अकॉर्डिंग ही जब देश चलेगा, जब सरकारें चलेंगी तो सरकारें निरंकुश नहीं होने पाएंगी। दूसरी बात, अगर विधि के शासन के अकॉर्डिंग या अगर कानून के शासन के अनुसार सरकारें नहीं चल रही हैं तो सरकार कैसी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला हमारा पॉइंट है 9th पॉइंट, जनता के द्वारा यह चुनी गई सरकार हो, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होनी चाहिए, जनता के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए इसमें। और इसकी एक लास्ट जो फीचर्स हैं, इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों व दबाव समूहों की उपस्थिति होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दबाव समूह का क्या काम होगा इसमें, राजनीतिक दल, क्या बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्या जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती बिना राजनीतिक दलों के? तो दबाव समूह देखिए क्या करता, क्या है हमारा दबाव समूह, दबाव समूह का काम होता है कि वो जनता के हितों के लिए काम करती है, या फिर दबाव समूह अपने हितों के लिए भी काम करती है, ठीक है, अपने हितों के लिए भी काम करती है। दूसरी बात, अगर दबाव समूह रहता है तो ये सरकार के ऊपर क्या बनाता है, दबाव बनाता है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, जिससे कि सरकार क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती है, उत्तरदायी रहती है, निरंकुश नहीं होने पाती है, ठीक है। तो दबाव समूह ये सारे कार्य करते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं अलग अलग राजनीतिक दल, और ये सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का काम करते हैं। तो ये लोकतंत्र की हमारी विशेषताएं हो गई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी है ये हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, कभी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब में एक ही सिलेबस होता है सबका, ठीक है, पैटर्न एक ही जैसा होता है। तो इसमें कोई अलग से नहीं पढ़ना कि हम यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, ये नहीं आता हमारे सिलेबस में, वो नहीं आता। तो सिलेबस का प्रॉपर जो डिफाइन है वो किसी भी चीज़ में आपको एक जगह से नहीं मिलेगी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह से आपको मिल जाएंगी। अब देखेंगे लोकतंत्र के क्या गुण हैं, ठीक है, क्या क्वालिटीज़ हैं डेमोक्रेसी की। तो इसमें कुछ थिंकर्स हैं, जैसे हाब हाउस हैं, ठीक है, हॉब हाउस हैं, CEM जोड है, इनका पूरा नाम है CEM, CEM जोड, लॉर्ड ब्राइस,
J.S. मिल, है ना, ये सब लोकतंत्र के ही मानवीय और व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने में समर्थ मानते हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो होता है वो मानवीय ह्यूमन नेचर का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ह्यूमंस का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स यानी उसके चरित्र का विकास भी करने में सहायक होता है लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के गुण हैं। अब देखिए कौन कौन से गुण है इसके। पहला नंबर, ये जन कल्याण पर आधारित होता है, यानी कि ये जनता का कल्याण करती है, ठीक है, लोगों का क्या करती है, कल्याण करती है। अब आप लोग इसके बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, ठीक है, बहुत डीप में जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। बहुत पूछ लेगा कि लोकतंत्र के गुण क्या है, लोकतंत्र की क्वालिटीज़ क्या है, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि जनता के कल्याण पर आधारित होती है। इसमें उच्च आदर्शों के अनुसार शासन किया जाता है। आदर्श क्या है, नैतिकता, विधि का शासन, है ना, उत्तरदायी सरकार, ये सब इसके क्या है, आदर्श हैं। फिर सार्वजनिक शिक्षण देती है। सार्वजनिक शिक्षण का मतलब है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाती है, लोगों को जागरूक करती है अपने अधिकारों को लेकर के, ठीक है, यह जनता को यह बताती है कि आपके अधिकार क्या हैं, है ना, आप अपने अधिकारों को लेकर के आवाज उठा सकते हो। तो ये सब लोकतंत्र के क्या हैं, गुण हैं, ये सब सार्वजनिक शिक्षण देता है। सार्वजनिक शिक्षण देने में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे हमारा विद्यालय है, परिवार हो गया, चर्च हो गया, समाज हो गया, है ना, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, स्कूल हो गया, मित्र मंडली हो गई, इन सब के माध्यम से हमें क्या मिलती रहती है, हमें सार्वजनिक शिक्षण मिलता है, सार्वजनिक जागरूकता मिलती रहती है इन सब के बारे में, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे क्या राइट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता में आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास, लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में, अंतर्राष्ट्रीय पावर में ये विश्वास करती है। ये फिर क्रांतियों से क्या करती है, सुरक्षा की मांग करती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। देखिए क्रांतियों से सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि जहां पे तानाशाही सरकार होगी, ध्यान समझना आप, जहां पे तानाशाही सरकार होगी, जहां पे निरंकुश सरकार होगी, है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्रांतियां ज्यादा होंगी, ठीक है, क्रांतियां वहां पे ज्यादा होने के चांसेस हैं। और आपको क्रांतियों से सुरक्षा कहाँ मिलेगी, जहां पे लोकतंत्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र में क्रांति बहुत कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी सरकार होती है, आदर्शों पर आधारित होती है, इसमें स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, जस्टिस होता है, राइट्स होते हैं हर व्यक्ति को। तो इसीलिए आपको यहाँ से यहाँ इस चीज में आपको यहाँ पे जो है वो क्रांतियों से आपको सुरक्षा मिल जाएगी, ठीक है। बार बार क्रांतियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्रांतियां जो ज्यादातर देखने को मिलती हैं वो आपको तानाशाही शासन में, है ना, इस तरीके शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी। फिर आप नेक्स्ट है हमारा गैटेल, कह रहे हैं कि गैटेल ने नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल माना। गैटेल ने बोला कि जो लोकतंत्र होता है वो नागरिकता की शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले थिंकर्स हैं DC बर्न्स, ये कह रहे हैं सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, परंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा होती है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन जो है वह सेल्फ गवर्नेंस है, स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। तो ये सारे कोटेशंस हैं, आपको इन कोटेशंस को याद कर लेना है, ठीक है। कोटेशंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में 2-4-5 कोटेशन आते ही रहते हैं, तो इन कोटेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो लोकतंत्र के हमने देख लिया, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर लोकतंत्र की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की है या आलोचक हैं इसके, क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को। तो इसमें ओटेगा वाई गैसेट्स हैं, ठीक है। गैसेट्स क्या करें, गैसेट्स की एक बुक है, फेमस बुक है, द रिवोल्ट ऑफ द मासेस, 1930 में लिखी गई बुक है। इसमें इन्होंने चेतावनी दिया कि जनवादी लोकतंत्र नैतिक व्यवस्था और सभ्य समाज को क्या करेगा, उखाड़ फेंकेगा। कि ये कह रहे हैं कि जनवादी जो लोकतंत्र होगा वो जो है नैतिक व्यवस्था जो हमारी बनी हुई है, ठीक है, और जो सभ्य समाज की जो संकल्पना है इसको ये उखाड़ फेंकेगा। क्यों, क्योंकि गैसेट अपनी पुस्तक में द रिवोल्ट ऑफ मासेस है, इसमें इन्होंने एक स्टडी किया और इस स्टडी में इन्होंने ये पाया कि जो जनवादी लोकतंत्र होता है, ठीक है, जो जनवादी लोकतंत्र होता है, जो सर्वहारा लोकतंत्र होगा, है ना, उसमें क्या होगा, उसमें नैतिकता और ये सभ्य समाज की संकल्पनाएं क्या होंगी, उसमें नहीं पाई जाएंगी। क्यों, क्योंकि
जो सभ्य समाज है, जो नैतिकता है, ये सारी चीजें जनवादी लोकतंत्र इन सबको नहीं मानता है। अब अगले थिंकर्स हैं थॉमस कार्लाइल। इन्होंने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन तथा संसद को बातों की दुकान माना है। इन्होंने कहा कि संसद में क्या होता है, मूर्ख लोग चले जाते हैं, अनपढ़ लोग चले जाते हैं और वहां पे पूरे दिन बैठ के बातें करते रहे जिनको कुछ भी नहीं आता। फिर टेरीलैंड कहते हैं, टेरीलैंड ने संसद को, लोकतंत्र को क्या बोला, दुष्टों का कुलीन तंत्र माना है। ठीक है, ओलिगार्की ऑफ एवेल्स की बात की है इन्होंने। फिर लुडोविसी एक थिंकर है, इन्होंने बोला कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। आप लोगों की कंप्लेंट रहती है सर आप कोटेशंस नहीं कराते, ये नहीं कराते, तो आप, अब मैंने कोटेशंस भी ले आया आपके लिए, तो आप लोग इनको याद कर लेना। ठीक है, फिर गांधी जी ने संसद को बोला कि ये बांझ औरत की तरह है। ठीक है, गांधी हैज कॉल्ड पार्लियामेंट एज इनफर्टाइल वीमेंस की तरह है ये। ठीक है, जिसमें गांधी जी कह रहे हैं कि संसद कुछ करती नहीं, बस पूरे दिन क्या करती रहती है, खर्चे पे खर्ची बढ़ाती है और कोई भी ये प्रोडक्शन नहीं दे पाती है। फिर अरस्तु कह रहे हैं लोकतंत्र जो है निकृष्टतम शासन है। अरस्तु ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अरस्तु के समय पे राजतंत्र विद्यमान था। ठीक है, और अरस्तु लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि अरस्तु के गुरु जो प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु जो थे वो सुकरात थे। ठीक है, तो सुकरात को जो है लोकतंत्र में ही जहर का प्याला दे दिया गया। ठीक है, विष का प्याला पिला के मार दिया गया। तो इस वजह से प्लेटो जो थे वो लोकतंत्र से नाखुश थे। ठीक है जी, और इन्हीं का प्रभाव जो है वो अरस्तु पर भी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु भी है लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं निकृष्टतम शासन है ये। फिर लेकी एक थिंकर हैं, लेकी कह रहे हैं कि निर्धनतम तथा अयोग्यतम व्यक्तियों का शासन है ये। फिर डी टॉकबिले के अनुसार लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता है। फिर एच जी वेल्स एक थिंकर है, इन्होंने बोला बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन लोकतंत्र है। तो ये सारे कोटेशंस हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे ये दे रखा है एज इट इज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंकर है फैजेट। फैजेट ने लोकतंत्र को अनभिज्ञता से भरा शासन माना है। प्लेटो ने लोकतंत्र को अज्ञानता का ही राज्य बताया। प्लेटो ने बोला जहां जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे अज्ञानता होगी, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, भीड़ तंत्र होता है, और लोगों को भीड़ में क्या होता है, लोकतंत्र को इन्होंने बोला भीड़ तंत्र है ना। तो प्लेटो ने कहा कि लोकतंत्र में अज्ञानता होती है। अज्ञानता इसलिए होती है क्योंकि लोगों को उतना नहीं पता होता जितना दार्शनिक राजा को पता है। ठीक है, जितना दार्शनिक या राजा को पता है। तो ऐसा प्लेटो बोलता है कि लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों का शासन हो जाएगा, तो उसमें अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, पागल लोग भी चले जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, जबकि जो प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य की कल्पना की उसमें लोकतंत्र को नहीं स्वीकार किया, उसने जो है आदर्श राजा के शासन को स्वीकार किया, राजतंत्र को स्वीकार किया। फिर प्लेटो ने बोला कि अयोग्यता की पूजा, मूर्खों का शासन लोकतंत्र को इन्होंने बोला। फिर भ्रष्ट शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। सार्वजनिक धन तथा समय का अपव्यय होता है लोकतंत्र में। ठीक है, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव पड़ता है इसमें, अनुत्तरदायी सरकार बनती है। फिर लोकतांत्रिक समानता एक क्या है, भ्रम है, ये एडमंड बर्ग बोलते हैं। ठीक है, एडमंड बर्ग कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समानता क्या है, इनका पूरा नाम है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग, एडमंड बर्ग कहते हैं कि लोकतांत्रिक समानता क्या है, एक भ्रम है। एडमंड बर्ग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये रूढ़िवाद के पिता हैं। ठीक है, रूढ़िवाद के पिता हैं। जब हम रूढ़िवाद पढ़ेंगे या अनुदारवाद पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे एडमंड बर्ग को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मतदाताओं की क्या होती है, इसमें उदासीनता होती है कि मतदाता भी बोर हो जाते हैं वोटिंग करते करते। तो इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लोकतंत्र की क्या है, आलोचना है ये। फिर ये युद्ध तथा संकट के समय निर्बल हो जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसमें मीटिंग बुलानी पड़ती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। फिर मुसोलिनी क्या कहता है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र निर्धन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, फिर रेडिकल लोकतंत्रवादी और उदार लोकतंत्र को मुखौटा लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। जो रेडिकल लोकतंत्रवादी है ये क्या कह रहे हैं उदार लोकतंत्र को,
उदार लोकतंत्र को मुखौटा की संज्ञा देते हैं। ये कह रहे हैं कि उदार जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो एक फेडेक के समान है, ठीक है, एक फेडेक के समान है, फेकेड के समान है, सॉरी, ठीक है, यह एक फेकेड के समान है, एक मुखौटे के समान है। और तो ये तो लोकतंत्र की आलोचनाएं हो गई। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के कुछ प्रशंसक भी हैं, ठीक है। लोकतंत्र के प्रशंसकों में डीसी बंस का नाम आता है। डीसी बंस एक थिंकर हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं ये, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको इनकार नहीं करेगा, ठीक है, वो हर व्यक्ति मानेगा कि हाँ प्रतिनिधि संस्थाएं जो होती हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं और ये भली भांति कार्य नहीं करती हैं। यह भी हम मानते हैं कि हाँ ये ठीक है कि भली भांति ये कार्य नहीं कर पाती, लेकिन कितनी भी गलतियां हो इसमें, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण होगी यदि वायुयान जो हमारा हवाई जहाज है, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दें। क्या ये सही होगा? नहीं, ठीक है। तो डीसी बंस कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कितनी बुराइयां हों, कितनी भी ये कार्य ना कर पाए सही तरीके से, यह मूर्खतापूर्ण होगी, ठीक है। यह हमारे लिए क्या होगा, एक हास्यास्पद होगा, यह एक मूर्खतापूर्ण होगा कि हम जो है लोकतंत्र को छोड़ करके अन्य शासन प्रणालियों को अपना ले, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका सेंस यही था कि वायुयान है हमारा, जो लोकतंत्र है हमारा, अगर ये एक बार खराब हो गया, अगर इसमें एक बुराइयां आ गई, तो हम दूसरे डेमोक्रेसी या दूसरे शासन प्रणाली को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसी का ये सेंस है। फिर ब्राइस ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कोटेशंस आते हैं, आप इनको याद कर लेना। फिर जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उत्तम शासन तथा जनता के चरित्र निर्माण की दृष्टि से लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन है, ऐसा जो है जेएस मिल का मानना है। तो अब हम देखते हैं लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे लोकतंत्र के जो टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं और अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें होती हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह एक शब्द और आ जाता है कभी कभी, प्रतिभागी लोकतंत्र, ठीक है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिभागी या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों को हम एक बार देखते चलते हैं। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में क्या करती है, भाग लेती है। यानी जो भी रूल्स बनाने होंगे, ठीक है, जो भी कानून बनेगा उसमें जनता क्या करेगी, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी। नीति निर्धारण करती है जनता, तथा कानूनों का निर्माण भी जनता ही करती है डायरेक्ट, ठीक है। अब यह शासन प्रणाली कहाँ कहाँ प्रचलित थी? शुरुआत में तो प्रारंभ में यह यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। कभी यह क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है हमें सर्वप्रथम यूनान के नगर राज्यों में देखने को मिला, ठीक है, यूनान के नगर राज्यों में। तथा वर्तमान में जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है, रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को क्या बोला है, सच्चा लोकतंत्र कहा है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव है, तथा वर्तमान समय में विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यूनान के जो नगर राज्य थे, ठीक है, वो छोटे छोटे राज्य थे। जैसे वहाँ पे 5,000 लोग रह रहे हैं, तो 5,000 लोग इकट्ठा होकर कोई कानून बना लेते थे, अपने शासन करने के तरीकों को निर्धारित करते थे कि हमें शासन कैसे करना है, शासन को कैसे चलाना है, इन सब चीज़ों पर वो डिस्कस कर लेते थे। लेकिन आज जहाँ पे 50 करोड़ 150 करोड़ पब्लिक है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो संभव नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ना तो लोगों के पास इतना टाइम है, ना ही लोगों को आप एक साथ ओपिनियन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है अपने प्रतिनिधि चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, ठीक है। रूसों का मानना था कि इंग्लैंड के लोग जो हैं वो 5 वर्षों में एक बार ही स्वतंत्र होते हैं। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ये नेट के एग्जाम में आया, तो ऐसा नहीं कि ये
पीजीटी के एग्जाम में नहीं आ सकता, या जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में, या फिर आरपीएससी, या किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, आप इनको ध्यान में रखिए, ठीक है। रूसो का मानना था कि इंग्लैंड के लोग जो होते हैं 5 वर्ष में एक बार आज़ाद होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब चुनाव आता है, ठीक है, जब चुनाव आता है तब उनको आज़ादी मिलती है कि किसको वोट दे, ठीक है। तो रूसो यही कह रहा है कि 5 वर्ष में लोगों को एक ही बार आज़ादी मिलती है कि वो किसको चुनाव में सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या हो जाते हैं, फिर 5 वर्षों के लिए वो गुलाम हो जाते हैं। अब देखिए वर्तमान में स्विट्जरलैंड में क्या है, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में केवल 5 कैंटन है। कैंटन का मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे होते हैं, ठीक है। केवल 5 कैंटन में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित है। वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर देखने को आपको कहीं अगर मिलेगा पूरे वर्ल्ड में तो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ 5 कैंटन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलती है, ठीक है। वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न उपकरण अपनाए जाते हैं। जैसे कि आज देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण होते हैं, उसको अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि आरंभक इनिशिएटिव्स क्या होता है, इनिशिएटिव्स क्या होता है देखिए, इसके अंतर्गत जनता स्वयं विधानमंडल से कोई कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, ठीक है। यानी सरकार से या जो पार्लियामेंट है हमारी, इससे जनता क्या करेगी, डायरेक्ट डिमांड कर देगी कि हमारे लिए ऐसा कानून बना दो आप, ठीक है। तो ये एक प्रस्ताव कर देगी इसमें, इसी को आरंभक कहते हैं। आरंभक का मतलब यहाँ पे जनता शुरुआत करती है किसी चीज़ का। अगर कोई कानून बनाना तो इसकी शुरुआत कौन करेगा, जनता शुरुआत करेगी। फिर यह पद्धति स्विट्जरलैंड के केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तरों पर प्रचलित है। वहां पर क्या है देखिए, वहां पे 50,000 लोग 50,000 लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होकर नागरिक मिलकर के संघीय विधानसभा में संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। वहां पे ये जो स्विट्जरलैंड के जो प्रांतीय स्तर हैं, जो स्टेट्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे, वहाँ पे अगर 50,000 लोग हैं ना, 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं तो वहाँ पे जो उनका सेंट्रल का, जो उनके केंद्र का संविधान है, जो संघीय संविधान है, उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव ये ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आरंभक होता है, आरंभक में हम ये देखेंगे इनिशिएटिव्स में, कोई भी इनिशिएटिव्स करना है तो वो वहाँ पे पब्लिक ही इनिशिएटिव्स करेगी सबसे पहले, ठीक है। तो दूसरा जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जो है लोक निर्णय या जनमत संग्रह इसमें कराया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रस्तावित कानून के लिए सीधे जनता से राय ली जाती है। वीटो की शक्ति जनता के पास होती है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में संवैधानिक संशोधन के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। देखिए अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यह समझना है कि जो लोक निर्णय, अगर मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने, ठीक है, सरकार ने कोई कानून बनाना है, तो सरकार कोई कानून बनाने से पहले क्या करेगी, जनता से राय लेगी, ठीक है। जनता से क्या करेगी, राय लेगी, जनता से जनमत करवाएगी, उस पर जनता से क्या कराएगी, रेफरेंडम करवाएगी कि जो मैं कानून बनाने जा रहा हूँ क्या यह कानून सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जनता से सबसे पहले राय ली जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा है प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि अगर जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया है, ठीक है, जैसे हमने अपना अपना एमएलए चुन लिया है, हमने अपना एमपी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इनको हमने पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव में भेज दिया, तो अगर ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मन के मुताबिक ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। आ जाओ भाई, आप बोलेंगे कि आप भाई आ जाओ, आपका काम खत्म हो गया, आप हमारे लिए काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, रिकॉल बोला जाता है, ठीक है। तो रिकॉल मतलब प्रत्यावर्तन या रिकॉल, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें होता क्या है देखिए, इसका अर्थ यह है कि यदि लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अथवा उनके व्यवहार से संतुष्ट न हो तो उनको वापस बुलाने अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को चुनने का अधिकार लोगों के पास होता है। अमेरिका के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था क्या है, विद्यमान है। मैंने बताया कि अगर जैसे आपने कोई प्रतिनिधि अपना सेलेक्ट कर लिया और वह प्रतिनिधि जो है आपके अकॉर्डिंग या जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, या जनता उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको क्या करेगी, वापस बुला लेगी, उनकी जगह पे किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देगी। ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। लोकतंत्र के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, ठीक है।
तो थोड़ा राइटिंग का इशू है मेरा, और राइटिंग पे मत जाइए, आप चीज़ों को सुनिए और नोट्स आप बनाते चलिए। ये पीपीटी मैं आपको अब मेरे चैनल द पॉलिटिकल फिलोसफर पे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली मैं अभी इसलिए नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने एक लोगों को प्रोवाइड कर दिया था अपना पीपीटी, तो उन्होंने किसी किसी बच्चे को उन्होंने 200 में सेल कर दिया, ठीक है, उन्होंने 200 रुपये में क्या कर दिया, मेरी पीपीटी को बेच दिया। और इससे क्या होता है, टीचर का नाम खराब होता है कि टीचर सेल कर रहा है अपना पीपीटी, अपने कोर्स को बेचने की कोशिश कर रहा है, जबकि मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा और ऐसे ही कंटेंट पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो लोकतंत्र का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कंटेंट जो मैंने बनाया है ये 37 पेजेस का है, ठीक है। तो 37 पेजेस का है, आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे जहाँ पे माउस का कर्सर जा रहा है, तो 37 पेजेस का है। तो मैं इसको 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, आप चीज़ों को सीखते चलिए, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं देखने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जनता जो होती है ना, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती गवर्नमेंट में। इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुन देती है। जैसे हम अपने एमएलए को चुन दिया, हमने अपने एमपी को बना दिया, तो इससे एमएलए एमपी हमारे लिए क्या करते हैं, सरकार में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए शासन के नियम बनाएंगे, वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करती है, देखिए इसके अंतर्गत जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर एक निश्चित समय के लिए, यानी 5 वर्ष किसी देश में होता है, किसी में 4 वर्ष होता है, किसी में 8 वर्ष, ऐसे तरीके जिस तरीके से जहाँ पे शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है, तो एक निश्चित समय के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को क्या कहाँ भेजते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करके भेजते हैं, जो कानून बनाने और उसे लागू करने का वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर इसमें अगला देखिए, जनता अपनी अभिव्यक्ति कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपना, जनता कुछ अगर बोलना चाह रही है, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही है, तो वो एक्सप्रेशन कैसे होता है कि उसने अपने जो एमएलए एमपी को सिलेक्ट किया है, जो एमएलए एमपी को चुना हुआ है उसने, ठीक है, उसी के माध्यम से वो अपना एक्सप्रेशन कर सकती है। यानी वो एमएलए एमपी से ये उम्मीद करेगी, वो एक्सपेक्टेशन करती है कि हमारे लिए क्या करेगा, ये कानून बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसमें जनता जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट किसी भी काम में नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए निर्वाचन जो होता है, इसमें निर्वाचन बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब आपकी एज 18 हो गई हो, इंडिया में ये है, बाकी अदर देशों में आप देख लीजिएगा, के आधार पर होता है। तथा सरकार जो है आम जनता के प्रति क्या होती है, इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी जो गवर्नमेंट होगी ये पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, पब्लिक के प्रति जो उत्तरदायी होगी। ये ऐसी शासन व्यवस्थाएं कहाँ पे हैं, भारत में है, यूएसए में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जापान में है, आदि देशों में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही मौजूद है। तो वर्तमान में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े राज्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयुक्त माना जाता है। सॉरी देखिए, प्रत्यक्ष यहाँ पे हो गया, इसको आप सही कर लेना, प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये 37 पेजेस का पीपीटी बनाना एक दिन का काम नहीं होता है ना। मेरे को 10-15 बुक्स कलेक्ट करना पड़ता है, उस बुक्स को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उस बुक से फिर उसके बाद अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी लाइन्स आपको वहाँ से पुटअप करना पड़ता है, फिर जाके आपका पीपीटी तैयार होता है। फिर उसके बाद कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज पढ़ाना पड़ता है, कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से पीपीटी, फिर दोबारा एक बार पीपीटी ऐसे जल्दी में पढ़ लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी पढ़ाते टाइम जो चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सही करवा दूंगा। फिर हालांकि जब मैं पीपीटी आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें करेक्शन करा के ही दूंगा, ठीक है आपको। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट है आपको इसको इनडायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो बड़े राज्यों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटन्स हैं वहाँ पे वो उपलब्ध है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डेमोक्रेसी के बारे में, हमने पढ़ा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ेंगे, लोकतंत्र के अलग अलग क्या सिद्धांत हैं, जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है। और फिर उसके अंतर्गत फिर लोकतंत्र के अभिजन व इलीट थ्योरी पढ़ेंगे, इलीट थ्योरी को हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी,
अब डेली मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको 1 वीडियो 2 वीडियो जितना भी टाइम मेरे पास रहेगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि आपका अगर जून में एग्ज़ाम होना है तो जून तक मेरे को 10 यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है। 10 यूनिट पढ़ाना है और पूरा कंप्लीट पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं 1 यूनिट पढ़ाने के बाद ऐड कर दूँ कि 50% डिस्काउंट है मेरे चैनल पे, आप आइए, 40% डिस्काउंट है या 70% डिस्काउंट है, मेरा ये काम नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी भी प्रकार से आपको इसके लिए नहीं बोलूँगा कि आप पेड कोर्स लें, या मैं पेड कोर्स पढ़ाता भी नहीं हूँ, पहली बात तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को शेयर करें जो ढूंढते रहते हैं कि सर हमें कहाँ से फ्री कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स कहाँ से मिलेगा। आप पेशेंस रखिए, आपको जून तक मैं 100% प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट जितना मैं जून तक करवा पाऊँगा, ठीक है। जून तक मैं हो सकता है अगर 10 यूनिट हो जाएँ कंप्लीट डिटेल में अच्छे से, तो वो 10 यूनिट में करवा दूंगा आपको। अगर 8 यूनिट होंगे तो 8 यूनिट करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि जून तक ही ये सिलेबस चलेगा, ठीक है। ये जून मतलब जितना भी नेट जेआरएफ का एग्जाम जब होगा उतने तक तो चलता रहेगा, उसके आगे भी ये चलेगा जब तक ये पूरे 10 यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाते। 10 यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, या फिर जो अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं उनको एनालाइज कराऊंगा। पीजीटी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दूंगा, फिर डीएसएसबी के लिए मैं स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो डीएसएसबी वाले बच्चे भी यहाँ से पढ़ें, डीएसएसबी जो है इसके बाहर नहीं पूछता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करें और पेशेंस को बना के रखें, चीज़ें तभी आपके साथ अच्छी जाएंगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि 4 वीडियो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, 6 वीडियो मैं वहाँ से पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से जुड़ें या मेरे चैनल को ही देखें, मैं ये अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, ये आप लोग आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी टीचर जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिले या पेड मिले, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे, मैं इसके लिए आपको नहीं प्रमोट करूँगा कि आप पेड मत लीजिए या फ्री ही पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए। आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रूर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।